हेलो एस्पिरेंट्स। क्विक क्वेस्ट यूपीएससी में आपका स्वागत है। ये हमारा विद पॉलिटी ईयरली क्वेस्ट का पार्ट तीसरा है और ये अंतिम पार्ट है जिसमें हमने पूरे साल का सम अप किया है जो चीज़ें न्यूज़ में थी। जस्ट अ रिमाइंडर, मैं सारे वीडियोस अपने कुछ खास लोगों के लिए बनाता हूँ। मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए और आपको एक इसमें पर्सनलाइज टच ज़रूर मिलेगा एआई के ज़माने में। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है ना, वो है टॉपिक कंसल्टेशन इन अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। यार, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा स्टेट सिस्टम है उसके तीन पार्ट: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी में सर्वोत्तम जो लेयर है दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट, एंड देन वी हैव एट स्टेट लेवल हाई कोर्ट। अगर मैं आपसे पूछूं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई हायरार्की है? नो, देयर इज़ नो हायरार्की। इट जस्ट you can go to Supreme Court in terms of appeal from High Court. High courts are not subordinate to Supreme Court. ये हमेशा याद रखना, ठीक है। थोड़ा क्रिटिकल कंसेप्ट है, बट ये समझ जाना कि सुप्रीम कोर्ट जो है और हाई कोर्ट जो है दे आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ देयर पैरिटीज़, ठीक है। कोई डिफरेंसेस, कोई हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं है। इट्स जस्ट कि वेरियस हाई स्टेट्स के हाई कोर्ट्स का अपलेट जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्लियर? पहला कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा कंसेप्ट, अब ऑब्वियसली एक इतनी बड़ी पिलर है जो हमें हमारे एग्जीक्यूटिव्स के आतंक, इफ़ दे गेट इनटू टायरेनिकल मोड, तो उससे हमको रोकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? वो जस्टिस हैं। अब जस्टिसेस जो होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाया गया है। प्रॉपर प्रोसीजर में सुप्रीम कोर्ट में ये जो न्यूज़ चल रही है ये आया कि जब किसी हाई कोर्ट के जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए कोलिजियम रिकमेंडेशन भेजे तो वो क्या चीज़ पे ध्यान दे? सीनियरिटी पे ध्यान दे। क्यों ध्यान दे? कहानी क्या है? हिमाचल प्रदेश के कोलिजियम ने पहले क्या किया, लोअर जुडिशियरी से, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशियरी से, कुछ जजेस के नाम भेजे थे कि इनको हाई कोर्ट्स में अपॉइंट किया जा सकता है। देन जब वो हाई कोर्ट का कोलिजियम ने अपना रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट को भेजा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला रिकन्सिडर इट। तो इस बार इन्होंने किसी दो दूसरे जजेस का नाम भेज दिया, ठीक है। तो जो पहले वाले जजेस थे ना वो कोर्ट पहुंच गए कि यार इन्होंने तो हमारी सीनियरिटी का ध्यान ही नहीं रखा, आपने बस बोला रिकमेंडेशन दोबारा देखने के लिए तो इन्होंने हमारा नाम कैंसिल कर दिया। तो प्रोसेस कहाँ है फिर, ठीक है। ये पूरा केस था। अब हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम कैसे काम करता है और ये कोलिजियम सिस्टम आया कहाँ से, ठीक है। तो कोलिजियम सिस्टम की हिस्ट्री ये है कि 1981 में एक केस होता है एसपी गुप्ता केस, इसको फर्स्ट जज केस कहा जाता है। अब आप जब आर्टिकल पढ़ोगे ना तो आर्टिकल में ये लिखा हुआ है प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द जजेस ऑन द कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उस टाइम की जो कोर्ट थी उसने ये कंसिडर किया ये जो कंसल्टेशन है ये कंकरेंस नहीं है। कंकरेंस का मतलब ये जो भी कंसल्टेशन में बात हुई वो प्रेसिडेंट माने ये ज़रूरी नहीं है। तो इस केस ने क्या किया, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन कोर्ट अपॉइंटमेंट्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बाद में ये रेक्टिफाई 10 साल 12 साल बाद होता है जब सेकंड जज केस आता है। इसने कोलिजियम सिस्टम को इस्टेब्लिश किया कि कंसल्टेशन इज इक्वल टू कंकरेंस, ठीक है। अब तीसरा जज केस है, उसने क्या किया, कोलिजियम सिस्टम को रिफाइन किया। उसने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम में कितने जजेस होते हैं और हाई कोर्ट के जजेस कोलिजियम में कितने जजेस होते हैं। अभी हम हाई कोर्ट वाला पढ़ेंगे। आप मुझे बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की कोलिजियम में कितने जजेस होते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट का जो कोलिजियम सिस्टम होता है ना वो दो पैटर्न पे काम करता है। पहले तो इस प्रोसीजर को समझ लो, अपॉइंटमेंट होता कैसे है। सबसे पहले हाई कोर्ट के कोलिजियम में जो जजेस होते हैं वो रेकमेंड करते हैं, वो लेटर सेंड करते हैं सीएम और गवर्नर को कि इसको आप फर्दर लॉ मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करो चेक करने के लिए कि सब चीज़ क्लियर है कि नहीं। तो देयर इज़ वन कोलिजियम एट हाई कोर्ट लेवल। वहाँ से चेक होके वो कहाँ पे जाता है? सुप्रीम कोर्ट पे जाता है, सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम के पास जाता है, स्पेशली मेड फॉर हाई कोर्ट जजेस।
और अगर उनको सही से लगा कि हाँ इसको किया जा सकता है, देन दे सेंड इट टू होम, प्रेसिडेंट, कि सर इसको अपॉइंट कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 लेवल ऑफ कोलिजियम है। पहला हाई कोर्ट कोलिजियम, जिसमें कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ये जो रिकमेंडेशन भेजते हैं उसको फिर कौन चेक करता है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर्स, मतलब 3-3। क्लियर। अब क्या किसी का भी नाम दे दिया जा सकता है कि हाँ इनको अपॉइंट कर दें? नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कम से कम वो 10 साल के लिए एक्सपीरियंस हो एज अ जुडिशियल ऑफिसर और 10 साल के लिए एक्सपीरियंस हो एडवोकेट इन द हाई कोर्ट। ठीक है, 10 साल के लिए एक्सपीरियंस हो एक कहाँ पे, एज अ जुडिशियल ऑफिसर, मतलब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में उसने काम कर रखा हो। फर्दर 10 साल तक का उसको एक्सपीरियंस हो हाई कोर्ट में। अगर हम सेम अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट में 5 साल उसने एज अ हाई कोर्ट जस्टिस काम किया हो और 10 साल उसने एज एडवोकेट काम किया हो। मतलब आप 10 साल एज एडवोकेट काम करके सुप्रीम कोर्ट के भी जज बन सकते हो और एचसी के भी जज बन सकते हो। 5 साल एज अ हाई कोर्ट जस्टिस एंड 10 ईयर एज एडवोकेट इन हाई कोर्ट। ठीक है, दोनों की क्राइटेरिया समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि हमारे यहाँ ये जो हाई कोर्ट हैं वो हैं कितनी। अब आपको पता होगा हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लेकिन हमारे यहाँ 25 हाई कोर्ट्स हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत ऐसे हाई कोर्ट हैं जो कॉमन स्टेट्स को देखते हैं। कॉमन स्टेट्स मतलब फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल हैं वो आपको हाई कोर्ट वाला चैप्टर जब पढ़ोगे तो पीछे टेबल बना हुआ है, उसको एक बार देखना पड़ेगा। 5-7 नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल गुवाहाटी की अगर बात करें तो असम को देखता है, वो नागालैंड को देखता है, वो मिज़ोरम को देखता है। उसी तरह से अगर कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो अंडमान को भी देखता है और कलकत्ता को भी देखता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हाई कोर्ट के जजेस कितने होते हैं, कैसे ये फैसला होता है कि हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे? तो आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट के जजेस का स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अभी कितने जजेस हैं? 34 हैं, और उसको डिसाइड कौन करता है? बाय पार्लियामेंट। लेकिन हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अब हमने पढ़ तो लिया कि ये अपॉइंट कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि इनका अगर मुझे रिमूवल करना है तो कैसे रिमूवल होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दिया कि भाई आप एक एक्ट बना दो और उसके थ्रू उनका रिमूवल किया जाए। ठीक है, तो अगर उनका रिमूवल आपको कराना है तो दोनों हाउस में से किसी हाउस में भी उनका रिमूवल आप करा सकते हो। सबसे पहले आप लोकसभा में जाओगे और या राज्यसभा में जाओगे। अगर लोकसभा में जाओगे तो आपको एक परमिशन लेना पड़ेगा, 100 मेंबर का एक रिटन एप्लीकेशन देना पड़ेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 50 मेंबर चाहिए आपको राज्यसभा के लिए, फिर लोकसभा के लिए। आपने इनको दे दिया लेटर कि सर हमें इस जज को हटाना है। ठीक है, ये इसने कुछ ऐसा काम किया है जो एक जज को शोभा नहीं देता। अब अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पहली चीज़, तो क्या करेंगे? ये 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे। 3 मेंबर की कमेटी में कौन होगा? जुडिशियरी के मेंबर्स होंगे। ठीक है, ये देखेंगे कि क्या जो ये कंप्लेन है इसको आगे फर्दर एज अ रिजोल्यूशन, एज अ टेक कंसिडरेशन लेना है कि नहीं लेना है। अगर इन्होंने बोल दिया कि हाँ इसको एक्सेप्ट कीजिए एज अ कंसिडरेशन, इस पर बात कीजिए, तो हाउस इसको कंसिडर करने के लिए ले लेना शुरू कर देगा। अब उस जज को हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए इस पर बात होगा, वहाँ पे प्रॉपर चर्चा होगी और उसको पास कराना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी फ्रॉम ईच हाउसेस। ठीक है, अगर वो 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया तो प्रेसिडेंट बोलेंगे कि उस जज को उसके पोस्ट से विरमित किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है। अब देखिए आपने कितना बेसिक कंसेप्ट पढ़ा कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज या जजेस कर कौन रहा है? पार्लियामेंट कर रहा है। ठीक है, अब आई वॉन्ट यू टू इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। तो आप कैसे बोलोगे कि इंडिया में एक सेपरेशन ऑफ पावर है? यहाँ पे तो ओवरलैपिंग या एक तरह से सुपरफिशियल सेपरेशन ऑफ पावर है, जहाँ पे जुडिशियल इंक्वायरीज को कौन देख रहा है? पार्लियामेंट देख रहा है। बिल्कुल, ये क्यों इंश्योर किया गया है? ये चेक एंड बैलेंस के लिए इंश्योर किया गया है। हमारे यहाँ वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइज सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है।
और आपको दो आर्टिकल याद रखने हैं इसमें, कभी भी आपसे सेपरेशन ऑफ पावर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पहले तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में क्यों है। चेक एंड बैलेंसेस के लिए है, थोड़े लेवल पे है लेकिन इतनी वाटर टाइट नहीं है। और इसके दो महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन कौन से हैं। पहला आर्टिकल है अब इसके लिए कौन से आर्टिकल हैं। सबसे पहला आर्टिकल है 121, जो ये कहता है कि कोई भी जजेस का कंडक्ट, जजेस मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज का कंडक्ट आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते हो इफ़ ही इज़ डूइंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी। सबसे पहला 121, ठीक है, आप याद रखोगे, ठीक है, ये आपको नींद में भी पता होना चाहिए। और दूसरा है 122, इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर की बात जो उसने पार्लियामेंट के पटल पे कही हो, उस बेसिस पे उस पे कोई एक्शन या वगैरह नहीं ले सकता है। उसको एक कोर्ट सर्विस या जूरी सर्विस या किसी भी तरह की आप सर्विस नहीं मांग सकते हो कोर्ट से। तो दिस आर्टिकल 121 एंड 122 फॉर्म द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और सेम चीज़ अगर आपको हाई कोर्ट के बारे में करनी हो तो उसके लिए आर्टिकल है 211 और 212। 211 क्या कहता है, सेम चीज़ जो यहाँ पे मैंने आपको बताई। कोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स कोर्ट के कंडक्ट के बारे में स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स बातचीत जो उन्होंने ऑफिशियल ड्यूटी पे की हो उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। और 212 क्या कहता है, कोर्ट्स स्टेट लेजिस्लेचर में जो बात कही गई हो उसको लेके उनको अकाउंटेबल किसी तरह से नहीं कर सकती है। क्लियर। तो हमारे पास 4 आर्टिकल हो गए विथ रिस्पेक्ट टू सेपरेशन ऑफ पावर। 121 एंड 122 एंड 211 एंड 212। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि एक तरह से साउंड करता है, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं जो कोर्ट के बारे में आपको सिखाना चाहता हूँ ना, वो ये चीज़ है कि हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो ग्रेटर है देन एससी की रिट जुरिस्डिक्शन। अब व्हाट इज़ रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन की अगर बात करें तो रिट जुरिस्डिक्शन कहता है रेमेडीज़, जो हमारे पास रेमेडीज़ अवेलेबल हैं जिसके लिए हम कोर्ट के पास अपीयर हो सकते हैं कि सर हमें हमारे साथ ये गड़बड़ हुई है, आप प्लीज़ एग्जीक्यूटिव्स को ये ऑर्डर दें कि उस पर सुधार की जाए। तो एससी का रिट जुरिस्डिक्शन इज़ ग्रेटर दैन सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब क्या है कि एससी फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी किसी मैटर्स में अगर रिट आते हैं तो देख सकता है, लेकिन एससी नहीं देख सकता है। इट इज़ लिमिटेड टू फंडामेंटल राइट्स ओनली, फर्स्ट थिंग। अब आप पूछोगे कि बाकी चीज़ों पे रिट्स कैसे आएंगे। मैं एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो आपको कोई लीज़ पे लैंड मिली, ठीक है, आप कोई बिजनेस वाले हो, आपको लीज़ पे लैंड मिली। अब वहाँ पे जो उस लीज़ पे लैंड के लिए जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो आपको बोल रहा है कि करप्शन के लिए बोल रहा है कि आप हमें कुछ पैसा दो, ठीक है, नहीं तो हम इस लीज़ के लैंड को ये जो आपने थ्रू ट्रांसपेरेंट प्रोसेस अटेन किया है इसको रोक देंगे। और उसने रोक दिया। अब राइट टू प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट है नहीं, तो आप जाओगे किसके थ्रू। अब ये जो रिट होगा ये कौन इंटरटेन करेगा, ये हाई कोर्ट इंटरटेन करेगा, ठीक है। ये एग्जांपल है। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड थे यहाँ आपके कवर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा आफ्सपा, ठीक है। आफ्सपा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब आफ्सपा होता क्या है, इसकी बैकग्राउंड को आपको समझना पड़ेगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के साथ हमने क्या देखी, इंसर्जेंसीज, बहुत ऐसे ग्रुप्स फॉर्म हुए जो क्या चाहते थे, एक इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे। क्या क्रिएट कर रहे थे, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे और आर्म्ड रिवेलियन क्रिएट कर रहे थे। इसकी वजह से हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो एक तरह से पूरा टर्मोइल हो गया,
ठीक है। और ये शुरुआत कहाँ से हुआ? असम से हुआ। असम का जो आज आप मैप देखते हैं ये वाला, ये पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। इट वॉज़ अ मच लार्जर एरिया जिसमें वेरियस इंटरेस्ट काम कर रही थी, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंटरेस्ट था वो थे नागा। अब नागा वे आर डिमांडिंग कि हमारे लिए अपना कुछ कर दो एंड ऑल। उस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्म पकड़ लिया, आर्म मतलब दैट इज़ वेपन उठा लिया स्टेट के खिलाफ। तो नागा इंसर्जेंसी हुआ। अब नागा इंसर्जेंसी में इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ कि गवर्नमेंट को ये एक्ट लाना पड़ा। एंड दिस एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टेड इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, बट इस फॉर्म में नहीं। ठीक है, तो ये आप समझो। अब आफ्सपा की ज़रूरत क्यों है? आप जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में रहते हो ना, जहाँ पे चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर से चलती है, तो आपके पास जो राइट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही आता है, और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। यहाँ पे अगर आपको किसी की जान लेनी भी है ना, तो भी आपको क्या करना होगा? प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा। आप इस अकाउंटेबिलिटी से नहीं भाग सकते हो। इंडिया इज़ नॉट अ पुलिस स्टेट, इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट। और इंडिया ट्राई टू मैनेज दैट इट नेवर गेट टिल्टेड टुवर्ड द पुलिस स्टेट। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट में आपके पास जो मिलिट्री है, अगर वो कोई एक्शन लेती है और उस बेसिस में अगर उनको लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, तो क्या होगा? वो दे कैन बी पीनलाइज्ड एंड दे वोंट बी एबल टू फंक्शन वेल, दे वोंट बी एबल टू टर्मिनेट हु आर द एनिमीज ऑफ द कंट्री, बिकॉज उनकी इंटरेस्ट जियोपार्डाइज हो जाएगी। आप उन पे केस कर दोगे कि इन्होंने गलत किया है। इसके लिए आफ्सपा लाया गया। ठीक है, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेंटर क्या करता है? सेंटर डिफाइन करता है एक स्पेशल टर्म। सेंटर बताता है कि एक ये जो एरिया है ये डिस्टर्ब एरिया है। ठीक है, जब ये घोषित हो जाता है, या और ये बस सेंटर नहीं कर सकता है, ये आपका गवर्नर कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है कि ये जो एरिया है वो क्या है, अब डिस्टर्ब स्टेट या डिस्टर्ब एरिया है। अब जैसे ही ये एरिया डिस्टर्ब एरिया घोषित हो गया ना, सेंटर डिप्लॉय कर सकता है अपने आर्म फोर्सेस को यहाँ पे। अब ये आर्म फोर्सेस अंडर आफ्सपा क्या कर सकते हैं? इनके पास पावर आ जाती है इन परसुएंस ऑफ इट्स ड्यूटी टू अरेस्ट और किल इंडिविजुअल एक्टिंग अगेंस्ट द लॉ एंड डिस्टर्ब एरिया। सबसे पहला। दूसरा, अगर आपको कहीं पे भी सर्च करना होता है तो यूजुअली वारंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आफ्सपा के अंदर ऐसा नहीं है। दे कैन सर्च द प्रीमाइस विदाउट अ वारंट। ठीक है, एंड तीसरा, इनको इम्यूनिटी मिलती है लीगल सेक्शन से कि ठीक है, आपने जो एक्शन लिया इस बेसिस पे आप पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी अनलेस सैंक्शन बाई या यूनियन गवर्नमेंट, की यूनियन गवर्नमेंट निकाल दिया कि अगर ऐसा कोई करेगा तो भाई हम सैंक्शन करेंगे। बट अगर वैसा नहीं है, किसी पे किसी के लिए नोटिफिकेशन नहीं निकला है, या उन बातों पे जिन पे नोटिफिकेशन नहीं निकला है, वहाँ पे आपको क्या मिलती है? लीगल इम्यूनिटी मिलती है। तो क्या क्या मिला आपको? अरेस्ट और किलिंग का पावर मिला डिस्टर्ब एरिया में। दूसरा, आपको सर्च प्रीमाइस का पावर मिला। तीसरा, आपको इम्यूनिटी मिल गई। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, तो आपको एक मैप के ज़रिए मैं बताता हूँ कि हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में दिस इज़ द एरिया। अब यहाँ पे असम, मणिपुर, दो रीज़न है जहाँ पे ये इंटायरली लगा हुआ है। त्रिपुरा में हटा दिया गया है। उसके बाद आपको समझना होगा कि ये अरुणाचल में लगाया गया है, लेकिन अरुणाचल के सेलेक्टेड एरियाज़ में लगाया गया है। ठीक है, और ये कहाँ लगाया गया है? जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। ठीक है, तो इन एरियाज़ पे आज भी आफ्सपा काम कर रहा है। दूसरी चीज़, क्या आफ्सपा पूरे ज़रूरी है कि पूरे स्टेट में ही लगा हो? नहीं, पूरी ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे स्टेट में ही लगा हो। दूसरा क्वेश्चन ये डायरेक्ट आ सकता है कि when a disturbed area is notified, it is for an entire state। नहीं, इंटायर स्टेट नहीं है, उसमें एक फीचर है। हम क्यों पूरे स्टेट में आफ्सपा लगा देंगे जब हमें पता है कि हम उसको और बेटर लोकलाइज्ड वे में कर सकते हैं। दिस इज़ अ कॉमन लॉजिक। ठीक है, तो हमारे पास आज आफ्सपा कहाँ है? असम में है, मणिपुर में है, नागालैंड में है, अरुणाचल में है और JNK में है। ये है आफ्सपा की कहानी।
अब आसपास से रिलेटेड एक एक्ट है, दैट इज़ 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सेंटर को अगर लगे कि कहीं ना कहीं स्टेट में डिस्टर्बेंस हो रही है, एंड दैट टू इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है, तो वो उसकी मदद करेगा। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब मणिपुर का केस हुआ ना, तो बात हुई कि 355 लगा देनी चाहिए, एंड देर आर ऑल्सो र्यूमर्स कि अंडर करेंट ये है कि सेंटर ने एक सीक्रेट वे में, र्यूमर्स, ठीक है, 355 लगा रखा है वो। क्लियर? आसपास से जुड़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ओके, नाउ आई वांट यू टू नो फ्यू मोर फैक्ट्स अबाउट इट। अपनी तरफ से मैं बता देता हूँ आपको। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया कि क्या आपसपा में जो पावर है वो एक तरह से ब्लैंकेट पावर मिलता है इनको, जो करना है करो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आपका जो रीजन रिस्पॉन्स होना चाहिए, पहला आपका रीजन रिस्पॉन्स होना चाहिए कि आपने अगर उसको अरेस्ट किया, किल किया, तो उसके पीछे कोई सोचा समझा या ऐसे ही कर दिया, और इट शुड बी इन लाइन ऑफ योर ड्यूटीज़। इट शुड बी इन लाइन ऑफ योर ड्यूटीज़। तो अगर ऐसा नहीं है कि आप पे कमिटी नहीं बैठेगी फॉर इन्वेस्टिगेशन, सब बैठेगी और वो चेक करेंगे कि क्या आपने जो ये काम किया वो कहीं से रीजनड है कि नहीं है, क्या वो इन लाइन ऑफ योर ड्यूटीज़ है कि नहीं है। इंडिया में आप अकाउंटेबिलिटी से नहीं भाग सकते हो, एटलीस्ट ऑन पेपर्स। ठीक है, तो हमारा आपसपा कंप्लीट होता है। तीसरा हमारा जो न्यूज़ है वो ये है कि आपने सुना होगा सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक ही वॉज आस्किंग फॉर 6 शेड्यूल एरिया में एंट्री फॉर लद्दाख। अब देखो, जब हमारा इसके बैकग्राउंड को समझो, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो यहाँ पे वेरियस, मतलब इतनी डाइवर्सिटी थी कि इसको एकोमोडेट करना, लोगों को लगा इसको हम एकोमोडेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा फीचर ऑफ स्टेट है, दैट इज़ एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। अब एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म क्या होता है कि इसके अंदर कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्पेशल पावर्स दिए गए हैं या स्पेशल रिकॉग्निशन दिए गए हैं। ठीक है, कि आपके नेचर को देखते हुए, आपकी जो डेमोग्राफी है उसको देखते हुए, आपको हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि यू आर डिफरेंट एंड यू शुड हैव डिफरेंट रूल्स। उस बेसिस पे हमारे पास 2 शेड्यूल हैं। फर्स्ट इज 5th शेड्यूल एंड सेकंड इज 6th शेड्यूल। अब 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में अंतर ये है कि 5th शेड्यूल में जो ट्राइब्स आते हैं ना, वो थोड़े एसिमिलेटेड हैं। एसिमिलेटेड मतलब सेंस कि वो मुख्य धारा में थोड़े बहुत आ चुके हैं। लेकिन ये 6th शेड्यूल वाले जो एरिया वाले जो ट्राइब्स हैं, दे आर नॉट एसिमिलेटेड इन द मुख्य धारा। ठीक है, मेन स्ट्रीम में नहीं मिले हैं। और वो कौन से स्टेट हैं? वो हैं मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। याद रखने का सिंपल तरीका, मेघा मिस्त्री, मेघा मिस्त्री। ठीक है, ऐसे आपको मुंह पे होना चाहिए कुछ चीज़ें कि 6th शेड्यूल में कौन सी एरिया आती है, मेघा मिस्त्री, दैट इज़ मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, ऐसे। अब पहले हम 6th शेड्यूल एरिया को देखेंगे, फिर हम 5th पे आएंगे। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि भाई लद्दाख को भी 6th शेड्यूल एरिया को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा ट्राइबल पॉपुलेशन है और हमारा जो तरीका है रहने ढंग का तरीका है वो भी थोड़ा अलग है। ठीक है, तो क्या फ़ायदा हो जाएगा उनको 6th शेड्यूल में आने से? अब तुमको सिंपल याद रखना है, जब भी 6th शेड्यूल एरिया की बात करें तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ADC, दैट इज़ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है कि पहले क्या करेंगे, प्रेसिडेंट एक एरिया को बोलेंगे दिस इज़ अ शेड्यूल एरिया। ठीक है, अब इस शेड्यूल एरिया में आपका वो एरिया आ जाएगा, उस एरिया में बन जाएगा ADC, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास पावर है ऑफ लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन और जुडिशियरी, तीनों के पावर आ जाते हैं। यूजुअली लेजिस्लेटिव का पावर किसके पास होता है? स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेचर के पास। बट एक छोटे टर्म पे, सूक्ष्म टर्म पे, यहाँ पे पावर किसके पास आ जाता है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास आ जाता है। ठीक है, तो दे कैन मेक लॉ, दे कैन मैनेज टैक्सेस, दे कैन टेक मोर ऑटोनॉमस डिसीजन इन वेरियस, कि यहाँ पे लॉ कैसा होना चाहिए, एंड सो मच एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये जो ADCs हैं, ये ADC का स्ट्रक्चर क्या है।
अब ये चार, बस ये जो 4 स्टेट मैंने बताया ना वहीं पे बने गए, ठीक है। अब जब एडीसी नॉमिनेटेड हो जाएगा तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाएगी जो कि 30 मेंबर की होगी। 4 लोग नॉमिनेटेड होंगे बाय द गवर्नर और बाकी जो होंगे 30 के बाद 26 वो इलेक्टेड होंगे, ठीक है। और वो कितने टर्म के लिए होंगे? 5 ईयर टर्म के लिए होंगे। गवर्नर रिकॉग्नाइज करेगा उस डिस्ट्रिक्ट को, उसको अपॉइंट करेगा कमीशन, और फिर वो जो लॉ बनाएंगे उसको एसेंट देगा, ठीक है। अब उनके पास पावर क्या क्या है? सबसे पहला पावर है दे कैन एडमिनिस्टर, दे कैन मेक लॉ एंड लैंड फॉरेस्ट वगैरह, दे कैन इस्टेब्लिश एंड मैनेज प्राइमरी स्कूल्स, दे कैन कंटिन्यूड विलेज कोर्ट्स फॉर ट्राइबल डिस्प्यूट्स। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कितना ज़्यादा उनको क्या मिल रही है? ऑटोनमी मिल रही है खुद को गवर्न करने की। तो कर लिया ना आपने एसिमेट्रिक फेडरलिज्म से क्या अचीव? एक तरह से डाइवर्सिटी को आपने अचीव कर लिया, एकोमोडेट करने, ठीक है। आपने डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया। अब ये कुछ नाम है और ये उनके ट्राइबल एरियाज़ हैं। आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स एक्सेप्ट कि बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज़ किसके अंदर आता है। बोडोलैंड आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल मुंह पे होना चाहिए कि ये असम के अंदर आता है। और खासी, जयंती और गारो ये फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल ऑफ मस्ट नो है कि इतना तो आपको बेसिक पता होना ही चाहिए, ठीक है। आपको याद हो जाए तो फिर आप पूरा याद कर लो। ये टोटल 10 ही हैं इंडिया में। तो इसलिए लद्दाख मांग रहा था कि भाई हमें एक इंडिपेंडेंट वे में हर चीज़ को रेगुलेट करने का तरीका मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में ये होता है, तो 5th शेड्यूल में क्या होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो। हमारे पास जो 5th शेड्यूल एरिया है उसमें जो ट्राइबल आते हैं दे आर मोस्टली इनटू द मुख्य धारा, ठीक है। और ये आपका 6th शेड्यूल एरिया है और ये आपका 5th शेड्यूल एरिया है। आप ये कॉम्प्लेक्स देख रहे हो ऐसे, इसको याद करना भी इतना ही आसान है। राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, ये 4 इधर, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो 1 2 ये आपको टोटल कितने हो गए? दिस सम्स टू योर वो। और ऊपर में आपका कौन सा है, कौन सा राज्य है? आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपको ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लस आपको हिमाचल प्रदेश भी याद हो गया, आपको 6th शेड्यूल एरिया भी याद हो गया, ठीक है। 6th शेड्यूल एरिया घोषित कौन करता है? प्रेसिडेंट घोषित करता है। उनके पास पावर है कि 5th शेड्यूल एरिया कौन घोषित करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। और उनके पास पावर है कि वो एरिया के बाउंड्रीज वगैरह को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर इन एरिया के पास किसके पास है? इनके पास स्टेट के पास भी है। गवर्नर का स्पेशल रोल है, आपको समझ में आ गया। गवर्नर का रोल हम और भी देखेंगे इस विथ रिस्पेक्ट टू, जस्ट नीचे में आते हैं हम जब तक। सेंटर भी यहाँ पे डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है। सेंटर डायरेक्शन दे सकता है कि आपको ये नियम पॉलिसीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। अब 5th शेड्यूल जो एरिया होता है ना, वहाँ पे जैसे 6th शेड्यूल एरिया में एडीसी बनता है और इसके पास कंक्रीट पावर होता है, यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है और इसके पास बस रिकमेंडरी पावर होता है। रिकमेंडरी पावर मतलब वो इट कैन रिकमेंड कि भाई ये होने की ज़रूरत है और ये नहीं होने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे 30 मेंबर, यहाँ पे 20 मेंबर, और 3/4 को वहाँ से आते हैं काउंसिल ट्राइब के ही से ही आते हैं। अब एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्या पार्लियामेंट में नियम बनाया, और अगर वो, अब आपने तो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म दिया है यार उनको, तो अगर पार्लियामेंट ने नियम बनाया और वो इन ट्राइबल एरियाज़ के जो कॉमन लॉज हैं उसके अगेंस्ट है, तो क्या वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। गवर्नर के पास पावर है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के नियम को मॉडिफाई कर सकता है या डायरेक्ट कर सकता है कि वो अप्लाई इस जगह पे नहीं होंगे। समझ में आ गया आपको? फिर स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट लॉ ही नहीं बना सकते हैं उस एरिया को लेके जब तक प्रेसिडेंट से परमिशन नहीं मिला हो, ठीक है। 2 चीज़ लॉ के बेसिस पे इनकी जो लिमिटेशन है आप समझ गए। पहला लिमिटेशन ये कि गवर्नर जो ऑलरेडी स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में नियम बना दिया जो पूरे ओवरऑल अप्लाई होना चाहिए था, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे अगर उसने नोटिफिकेशन निकाल दिया, पहला। दूसरा, ये पहले आप ये नियम बना ही नहीं सकते हो जब तक आपके पास प्रेसिडेंट का परमिशन ना हो, अगर उस खास जगह के लिए बना रहे हो तो। लास्ट फैक्ट जो मैं चाहता हूँ कि आप याद रखो वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को बोला है कि आप कमीशन सेट करोगे फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज ट्राइबल एरिया, और उस बेसिस पे 2 कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है, देवार कमेटी और
दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। तो वो डायरेक्ट नाम पूछते हैं कि दिलीप सिंह भूरिया कमेटी और धेवार कमेटी किस के लिए बने थे। तो आपने 6 शेड्यूल एरिया में समझा क्या, 6 शेड्यूल और 5th शेड्यूल एरिया में समझा क्या। 6 शेड्यूल एरिया में एडीसी होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है। ये एडीसी कंक्रीट रोल प्ले करती है। ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या रिकमेंडेशन वाले रोल प्ले करती है। दोनों के साथ एक चीज़ फंक्शन है कि गवर्नर लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के लॉ को लिमिट कर सकता है। गवर्नर प्रेसिडेंट को बताएगा कि रिपोर्ट सबमिट करेगा कि यहाँ पे कैसा वेलफेयर हो रहा है एंड ऑल। फिर फर्दर यहाँ पे 2 स्टेट्स हैं, वो भी अलग कॉम्प्लेक्स में हैं। 6 शेड्यूल वाले कहाँ पे हैं, मेघा मिस्त्री, और 5th शेड्यूल जो है हमारा, उसका हमने एक पूरा कॉम्प्लेक्स देख लिया ऑलरेडी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब इस टॉपिक के बैकग्राउंड को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। भारत में नागरिकता ही आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराती है। आपको जो भी राइट्स मिले हैं वो आपके सिटीजनशिप की वजह से ही आपको भारत में मिला है। ठीक है, अब भारत में जो नागरिकता है वो किस किस बेसिस पे मिलती है। पहले बर्थ, फिर डिसेंट, फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। ठीक है, ये आपको मैं अभी नीचे में हम दोबारा टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें मैं याद भी कराऊंगा इसका ट्रिक क्या है याद करने का। ठीक है, इसमें एक क्लॉज और है। जब 1971 में बांग्लादेश जो है आपका, वो फॉर्म में आया, एज अ इंडिपेंडेंट नेशन के फॉर्म में आया, तो वहाँ से जो कुछ माइग्रेंट्स थे वो कहाँ की ओर बढ़े, वो इंडिया की ओर बढ़े। ठीक है, अब जब वो इंडिया की ओर बढ़े तो उन्होंने इंडिया में एज अ शरणार्थी, एज अ रिफ्यूज़ी वो किया, अपने आप को इस्टेब्लिश किया। इस वजह से हुआ ये कि एक ग्रुप है जो असम की अस्मिता का मतलब क्या होता है, वहाँ के कल्चर वगैरह को बचाना चाहता था, कल्चर प्रिजर्वेशन करना चाहता था। उसने क्या कहा, एक वहाँ पे मूवमेंट शुरू किया। ठीक है, कि इलीगल इमिग्रेंट्स को आप चुन चुन के वापस डिपोर्ट करो। इस वजह से 1985 में एक असम एकॉर्ड आता है, और उस असम एकॉर्ड की वजह से सेक्शन 6A को इंट्रोड्यूस किया जाता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। वो ये कहता है कि जो भी इंसान 1 जनवरी 1966 से पहले आया है, ही इज़ एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। ठीक है, अगर वो 66 से के बाद आया है और वो 10 साल रहा है तो उसको रहना पड़ेगा और ख़ुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन जो 71 के बाद आया, दे मस्ट बी डिपोर्टेड। तो 25 मार्च 1971 एक थ्रेशोल्ड डेट की तरह चुन लिया गया कि भाई अगर इसके पहले आए हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम यहाँ के नागरिक बन सकते हो, लेकिन अगर इसके बाद आए हो तो हम आपको डिपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक कंसेप्ट यहाँ आपको समझ में आ गया। अब आप दूसरा कंसेप्ट ये समझोगे कि इंडिया में 1951 में सेंसस के बाद एक एनआरसी बनी। या आप जब सीए प्रोटेस्ट हो रहा होगा तो आपने इसका नाम सुना होगा, ये होता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। ठीक है, असम के केस में 1971 में क्योंकि इससे पहले बहुत लोग आए तो कहा गया कि हमारे नेशन वाइड एक एनआरसी है, एग्जिस्ट करती है, वो पुरानी है, उसको छोड़ो। बाद में असम के लिए एक नई एनआरसी को बनाया गया जिसका विरोध हुआ। ठीक है, क्यों विरोध हुआ कि इसमें बहुत ऐसे लोग थे जो सिटीज़न थे बट उनको भी बाहर कर दिया गया क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं थे, ऑन ऑल नहीं थे। अब आपको इसमें एक चीज़ समझना है, ये जो पहले असम एकॉर्ड हुआ था, ये 3 ग्रुप में एग्रीमेंट हुआ था। सबसे पहला इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी और लीडर ऑफ असम मूवमेंट था। इन्होंने ये बोला कि जो है उनको डिपोर्ट करो। अब डिपोर्ट करने में जिनमें एनआरसी में जिनका नाम नहीं आया उनके लिए क्या बनाई गई, फॉरेन ट्रिब्यूनल बनाई गई। अब फॉरेन ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, दे आर क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी जो फॉरेन ऑर्डर 1964 को देखते हैं।
इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इस एक्ट के तहत कि वो इसको इस्टेब्लिश करेगी। और इस बार के नोटिफिकेशन में होम मिनिस्ट्री ने कहा कि एम्पावर करती है डीएम को हर स्टेट के कि वो फॉरेन ट्रिब्यूनल बना सकता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। ये ट्रिब्यूनल बस एकमात्र एक्ट ट्रिब्यूनल है जो किसी इंसान को डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये फॉरेनर है, ठीक है। और दे हैव द सिमिलर पावर विथ रिस्पेक्ट टू सिविल कोर्ट। तो आपने फॉरेन ट्रिब्यूनल का लिंक भी समझ लिया कि हम कैसे तय करेंगे कि कौन इंसान है कि नहीं है। तो वो फॉरेन ट्रिब्यूनल तय करेगा। अब ये जो ट्रिब्यूनल वर्ड है ना, ये खुद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है। 323 इज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड 323B इज़ फॉर ऑल अदर ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो ये अलग सेपरेट टॉपिक था, बट मैंने आपको ट्रिब्यूनल वर्ड यूज़ किया इसलिए मैंने बता दिया ट्रिब्यूनल क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था कि सर ये 6A ऑफ सिटीजनशिप है, इसको कैंसिल किया जाए क्योंकि ये दो तरह के सिटीज़न को क्रिएट कर रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एक रैशनल क्लासिफिकेशन है और इसकी ज़रूरत है। आई होप आपको असम अकॉर्ड, आपको असम से जुड़ा हुआ एनआरसी का मुद्दा सब समझ में आ गया हो, ठीक है। अब 6A को इम्प्लीमेंट करने के लिए असम गवर्नमेंट ने बनाई थी एक कमेटी जिसको हेड किया था जस्टिस बिप्लब शर्मा ने, ठीक है। हम अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे एंड दैट इज़ डीलिमिटेशन कमीशन। परिसीमन कहा जाता है इसको। परिसीमन क्या होता है, कैसे होता है, अब हम इसमें देखते हैं। अब ये परिसीमन जो बॉडी है, डिलिमिटेशन कमीशन, ये क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि किशोर लाल चंद्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 329 ऑल्दो रेस्ट्रिक्ट करता है कोर्ट्स को कि आप नहीं देखिएगा कि इसने कैसे लिमिटेशन किया या इसका जो रिज़ल्ट हुआ वो क्या हुआ, बट ये कम्प्लीटली बार नहीं करता है जुडिशियल स्क्रूटनी अगर वो जो रिज़ल्ट है वो आर्बिट्रेरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को वायलेट करता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझ में आपको क्या आया, यूपीएससी का PYQ है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? It limits the power of government. It holds it accountable that you cannot go beyond what is not written in here and you cannot do anything that is arbitrary. सबसे पहला चीज़ क्या है आप ये समझ गए, 329 के अंदर कोर्ट्स वेयर रेस्ट्रिक्टेड नॉट टू इंटरवीन व्हाट द कमीशन रिपोर्ट्स। सबसे पहली बॉडी तो ये। मैं अभी आपको इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा ये क्या है, ये कैसे काम करता है। बट लेट्स कम टू सम फैक्ट्स अबाउट डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। अब ये एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश करती है टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ पार्लियामेंट्री एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो आप एक बस यहाँ पे ध्यान रखो, रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ पार्लियामेंट्री एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। ये एक्ट के तहत काम करती है। वेरियस फिर एक्ट इसमें हर साल ऐड हुए, हर सेंसस के बाद। हर सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। अब इसका मतलब समझ लो क्या है। पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, माइग्रेशन जो होगा वो और बढ़ेगा। तो इससे होगा क्या, जैसे इस रीजन में जो लोग रहते थे वो या तो बाहर जाएंगे या तो अंदर आएंगे। तो इस रीजन में जब वोटिंग होगी वो कैसी होगी और इसकी बाउंड्रीज़ कितनी होगी उसको डिफ़ाइन करना भी तो ज़रूरी है। कि आज मान लो यहाँ पे कम लोग रहते हैं तो हो सकता है इसको छोटा कर दिया जाए और उसके नियर बाई एरिया जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं उसको बड़ा कर दिया जाए, ठीक है। इस बेसिस पे इसको कहा जाता है डीलिमिटेशन कमीशन। फॉर एग्जांपल अभी जम्मू में डीलिमिटेशन हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पहले सब मिला के एक सीट हुआ करते थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, कुछ सीट होते थे। अब लद्दाख को अलग कर दिया गया। तो लद्दाख को कितना सीट दिया जाए और इनको कितना सीट दिया जाए ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। अभी फ़िलहाल असम के लिए चल रहा है डीलिमिटेशन कमीशन और वेरियस राज्यों के लिए चल रहा है। कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ के लिए डीलिमिटेशन लाया गया है, ठीक है। इट फंक्शन अंडर आर्टिकल 82 पार्लियामेंट्री सीट्स के लिए और 170 जिसमें अगर आप स्टेट असेंबली की सीट्स करोगे। फॉर एग्जांपल अभी असम के वजह मैंने बोला तो 170 के अंदर हो रहा होगा, ठीक है। इसको हेड कौन करता है? एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज, इलेक्शन कमिश्नर एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर, और साथ में आपके इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स भी और मेंबर डाले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए।
कितनी बार डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, तो ये आपको पता होना है 4। याद करने का तरीका 52, 62, 72, ये 3 तो ऑर्डर में है। एंड देन 8, 9 छोड़ के 2002, 5, 6, 7, 8, 9 छोड़ के फिर 10, दैट इज 2002। ठीक है, ये आपको याद हो गया। अब डिलिमिटेशन कमीशन देखता क्या है? पहले तो ये देखता है कि कितने नंबर ऑफ सीट्स आपको फिक्स करने हैं उस जगह पे। जैसे मैंने बताया जम्मू एंड कश्मीर में कि जम्मू को कितनी मिले, कश्मीर को कितनी मिले, तो ये हुआ फिक्स नंबर ऑफ सीट्स। दूसरा हुआ बाउंड्री क्या हो उन टेरिटरीज़ की। फॉर एग्जांपल जम्मू एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो जम्मू के भीतर कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाए जाएं, 1 बनाए जाएं, 2 बनाए जाएं, 3 बनाए जाएं, और उनकी बाउंड्रीज कौन क्या हो वो डिसाइड करेगा। तीसरा, अगर यहाँ पे किसी सीट पे रिजर्वेशन देना है कि यहाँ पे बस एससी खड़ा हो सकता है, एसटी खड़ा हो सकता है, उसको भी कौन देखेगा? डिलिमिटेशन कमीशन ही देखेगा। परिसीमन आपको समझ में आया? अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे यहाँ पे इंडिया में जो सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल लोकसभा में मान लीजिए अभी 552 सीट्स हैं, 543, 552 जो भी सीट्स हैं, वो सीट्स हैं, तो वो कैसे तय हुई, वो कौन तय करता है और उसका हिस्ट्री क्या है, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है। तो लोकसभा में ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, अगर हम किसी भी राज्य को देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ये एमपी देखते हैं, तो ये वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है लोकसभा के लिए। संसदीय क्षेत्र कहा जाता है इसको। ठीक है, अब हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर किया है कि मध्य प्रदेश और बिहार, इन दोनों में आप यूनिफॉर्मिटी सीट्स कैसे लाओगे, उसके लिए एक रेशियो दिया गया है कि नंबर ऑफ सीट्स इन स्टेट ए अपॉन पॉपुलेशन ऑफ सीट्स इन स्टेट ए शुड इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स इन स्टेट बी अपॉन पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इन स्टेट बी। तो ये प्रिंसिपल आपको मेंटेन करना है कि सीट और पॉपुलेशन का रेशियो ऑफ वन स्टेट शुड बी इक्वल टू सीट और पॉपुलेशन ऑफ का रेशियो ऑफ स्टेट बी। ठीक है, ये रेशियो आप इंश्योर करोगे तो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी स्टेट में। क्या? सीट्स और पॉपुलेशन का रेशियो ऑफ स्टेट ए शुड बी इक्वल टू सीट्स और पॉपुलेशन का रेशियो ऑफ स्टेट बी। ठीक है, अब स्टेट के भीतर भी तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। फॉर एग्जांपल एमपी और बिहार का आपने यूनिफॉर्मलाइज कर दिया, लेकिन एमपी के विदिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका क्या? उसके लिए भी प्रिंसिपल है, नंबर ऑफ सीट्स इन स्टेट ए अपॉन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल अगर एमपी में आपको सीट मिल गई 5, तो 5 अपॉन पॉपुलेशन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का बराबर होना चाहिए। ठीक है, 5 अपॉन मान लो कहीं पे पॉपुलेशन है 10,000, तो वो 10,000 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10,000, 5 अपॉन 10,000, ये रेशियो ही चलेगा। तो दूसरा यूनिफॉर्मिटी लाने का क्या तरीका है? नंबर ऑफ सीट, फिर सीट का ही, सीट और पॉपुलेशन का ही रेशियो, बट उस में जो सीट है वो टोटल नंबर ऑफ सीट इन अ स्टेट अपॉन पॉपुलेशन इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। पॉपुलेशन इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमेन सेम फॉर होल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये रेशियो बराबर रहेगा पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होगा और उस बेसिस पे सीट एलोकेट किया जाएगा लोकसभा और राज्य लोकसभा का, और फिर फर्दर डिवाइड होगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की उस स्टेट के अंदर। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने इसको फ्रीज कर दिया 1976 पे ही, कि अब हम 1976 के लेवल को ही फॉलो करेंगे, उसमें जो सेंसस है वही फॉलो करेंगे। और फिर 84th में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने फिर इसको 1976 वाले को ही फ्रीज रखा। तो आज जो हमारा लोकसभा का सीट्स एडजस्टमेंट है वो कहाँ पे फ्रीज्ड है? 1976 पे है। तो क्या हुआ कि इंडिया में प्रॉपर नंबर ऑफ सीट्स होंगे, दैट इज़ 550 प्लस इतने सीट्स हो गए, ये बैठ गए, ये इतने ही सीट्स हैं। लेकिन भाई पॉपुलेशन तो चेंज हो रहा था, पॉपुलेशन के हिसाब से आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो उन्होंने बोला सीट्स सेम रहेंगे, आप बाउंड्री आगे पीछे करते रहो। ठीक है, मतलब क्या कि आपको सीट्स मिल गए, एक प्रॉपर सीट्स मिल गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को हमने दे दिया 8 सीट। अब इस 8 सीट को पकड़ो और मान लो बाउंड्री आपका कल यहाँ पे है, तो आप इसको इतना कर दो या इतना कर दो, जो आपको विदिन अंदर वाले चेंजेस करने हैं वो कर सकते हो आप।
और वो कौन से फिगर पे होगा, 84th जब आया तो उसने बोला 1991, बट बाद में जब 87 आया तो 2001 सेंसस को चुना गया। मतलब क्या, सीट्स फ्रोजन है, लेकिन बाउंड्रीज जो हैं और रीएडजस्टमेंट विद इन जो है उस सीट्स के विद इन उसको अलाउ किया गया है। सीट्स के लिए फ्रोजन है, 1976 पे फ्रोजन है, और रीएडजस्टमेंट विद इन, इंटरनल रीएडजस्टमेंट कहाँ पे है, 2001 सेंसस पे आधारित है। ठीक है, ये समझ गए आप। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। अब आप जानते हैं कि जब भी इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इलेक्शन के डेट के नोटिफिकेशन के बाद ही मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि इलेक्शन में एक रूलिंग पार्टी है और अदर पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं। ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी जो है उसके पास स्टेट मशीनरी है, और अदर्स जो हैं वो हो सकती है पहले अपोजिशन में हो, या बहुत ऐसे भी हों जो इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हों। तो एक सेम बेस मिले सबको ताकि वो compete कर पाएँ, इसके लिए मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है। ये कौन इशू करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है कि आप इन नियमों को फॉलो करोगे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड एंड मेंटेन द डिकोरम ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो एक चीज़ तो आप समझ गए, ये कोई स्टैट्यूट नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं है, ये किसी तरह का कुछ नहीं है। ठीक है, ये कहीं से भी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ये बेस्ड है ऑन द कंसेंसस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जिसको ईसीआई देखता है। ठीक है, वायलेशन जो होते हैं वो वार्निंग वो दे सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंसर कर सकता है। और अगर कुछ ऐसे प्रोविज़न है, फॉर एग्जांपल आपने वोटर्स को बोला कि हम पैसे बांटेंगे, या फिर आप ड्रिंक्स दे रहे हो या कुछ और दे रहे हो, उसके वजह उससे ल्यूर कर रहे हो वोटर्स को, तो वहाँ पे आप पे आईपीसी जो आज क्या है बीएनएस है, उसकी धारा आप पे लगेगी और उस पे काम होगा। सबसे पहले एमसीसी कब आया, केरला में आया 1960s में। ठीक है, ये भी आप एक चीज़ याद रखोगे। फर्दर ये उनको प्रोहिबिट करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आप किसी तरह का कॉम्युनल और कास्ट बेस्ड अपील नहीं करोगे, हेट स्पीच नहीं दोगे, और अनअकाउंटेड फ्रीबीज का अनाउंसमेंट नहीं कर दोगे। कैंडिडेट को बोलता है और गवर्नमेंट को बोलता है कि आप गवर्नमेंट की मशीनरी का मिसयूज़ नहीं करोगे और इन्फ्लुएंस नहीं करोगे वोटर्स को अनफेयरली। और पब्लिक सर्वेंट्स को बोलता है कि आप किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करोगे। छोटा सा टॉपिक था ये, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। आपको इसके बारे में थोड़ी आइडिया होनी चाहिए। अभी दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके डेट अनाउंस हुए, तो उसके बाद वहाँ पे भी एक तरह से मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज़ 50 ईयर ऑफ इमरजेंसी। तो 1975 से लेकर 1977 तक 21 मंथ की इमरजेंसी भारत में लगाई गई। ठीक है, अब ये थोड़ी बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके देश का इतिहास है और बहुत बड़ा इतिहास है। तो गुजरात में कांग्रेस के जो लीडर्स थे, क्योंकि उस समय रूलिंग गवर्नमेंट में कांग्रेस थी, वहाँ पे कुछ ग्रुप्स ने कांग्रेस के करप्शन को लेके एक मूवमेंट शुरू किया। ये मूवमेंट इतना ज़्यादा आगे बढ़ा कि वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देना पड़ा। ठीक है, फिर फर्दर वो मूवमेंट इंस्पिरेशन बढ़ा बिहार के लिए, वहाँ पे भी करप्शन चल रहा था, जिसको फिर पिकअप किया एक सत्याग्रही और गांधीयन जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इन्होंने फिर करप्शन को लेके जितने भी तरह की चीज़ें हो रही थी गवर्नमेंट में शॉर्ट कमिंग्स थी, उसको लेके एक मुहिम बनाया। ठीक है, अब साथ में ही क्या हुआ, इंदिरा गांधी का एक केस आया, राजनारायण केस, जिसमें इंदिरा गांधी ने जो रायबरेली सीट पे इलेक्शन लड़ा था, उस इलेक्शन को ही कह दिया गया कि ये जो इलेक्शन था ये एक मेलाफाइड था, ये मिस वे में इसको किया गया है और इसमें एज दिया गया है, इसीलिए हम इसको रद्द करते हैं। पहला चीज़ इस वजह से हुआ ये कि इंदिरा गांधी ने एक स्टेप लिया जिसमें उन्होंने बोला कि हम इमरजेंसी घोषित कर रहे हैं
ऑन व्हाट ग्राउंड? इंटरनल डिस्टर्बेंस, इन सारे प्रोटेस्ट वगैरह को देख के। एक बहुत फेमस केस रिलेटेड है इस इमरजेंसी से, दैट इज़ एडीएम जबलपुर केस, हेबियस कॉर्पस केस भी कहा जाता है। इसमें हमें ये तक कह दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर कोई आदमी डिटेन, मतलब उसे डिटेन किया जाता है, उसे जेल में रखा जाता है और उसे अगर ट्रायल नहीं दिया जाता है तो भी इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पहली बार एक इंसान का नाम आता है, दैट इज़ HR खन्ना। ये वही हैं आज हमारे जो CGI हैं उनके, ही इज़ अ रिलेटिव, ही इज़ चाचा ऑफ दैट पर्सन। ही वॉज द इकलौता डिसेंडर कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए हेबियस कॉर्पस। अगर कोई आदमी आप उसको डिटेन करते हो, ही हैज़ द राइट टू हैव अ फ्री ट्रायल। ठीक है, तो ये इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री थी। अब हम आते हैं कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। ठीक है, तो अगर आप इमरजेंसी प्रोविज़न की बात करो ना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन आर्टिकल है और वो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, 352, 356 एंड 360। 352 डील्स विथ नेशनल इमरजेंसी, 356 डील्स विथ व्हाट? प्रेसिडेंट्स रूल, एंड 360 डील विथ व्हाट? फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, 352, 356 एंड 360। ठीक है, ये तीनों समझ में आ गया। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि कैसे इम्पोजिशन होता है इमरजेंसी और इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी करके देखते हैं कि तीनों किस पे अप्लाई होता है। तो इमरजेंसी जो है ना, इमरजेंसी अप्लाई होता है वियर के केस में, दैट इज़ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। बाय द वे, जो आर्म्ड रिबेलियन है ये लेटर एडिशन है, पहले ये इंटरनल डिस्टर्बेंस था। ठीक है, इसी के बेसिस पे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, बाद में इसको चेंज करके, इसके नोमेनक्लेचर को चेंज करके आर्म रिबेलियन रखा गया। ठीक है, ये ऑल ओवर इंडिया और कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में भी लगाया जा सकता है, एंड इवन बिफोर इट्स ऑकरेंस भी लगाया जा सकता है। तो इमरजेंसी का सबसे पहला प्रोविजन 352 क्या है? इसका प्रोविजन वियर, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन। ठीक है, फर्दर ये क्लॉजेस आपको समझ में आ गया। प्रेसिडेंट रूल 356 और 365 क्या कहता है कि अगर सेंटर कोई ऑर्डर देता है स्टेट को फॉलो करने से और वो उसको नहीं मानता है, तो वो माना जाएगा कि इट इज़ अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैशिनरी, और उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ठीक है, और तीसरा केस क्या है हमारे पास? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या नियम है नेशनल इमरजेंसी के केस में, और एक कॉम्पैरेटिव मेथड भी देखते हैं आपको, क्योंकि हमने देखा ना इमरजेंसी के टाइम पे कितनी ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ हुई और कैसे नियम कानून चेंज हो जाते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी के केस में आपको दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा 1 मंथ के विदिन में, और एक स्पेशल मेजोरिटी लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी आके कभी भी इमरजेंसी लगा जाएगा। आपका ये एक्सटेंशन इनफाइनाइट तक हो सकता है और आपको 6 मंथ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए भी आपको स्पेशल मेजोरिटी लगती है। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी ख़त्म होनी है तो उसको बहुत ल्यूसिड रखा गया है कि चलो अब इसका काम नहीं है, इसको हटाओ जितना जल्दी हो सकता है। प्रेसिडेंट विदाउट पार्लियामेंट नोटिफिकेशन लिखा सकता है। LS विदाउट, लोकसभा इन सिंपल मेजोरिटी में बोल सकता है कि हाँ अब हमें इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है, या 1/10 मेंबर अगर नोटिस दे देना कि हमें इमरजेंसी की अब ज़रूरत नहीं है, अब चलते हैं, देखते हैं, अपना काम करते हैं। ठीक है, तो भी हो सकता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि हमारे जितने भी पावर होते हैं, व्हेन देयर इज़ अ नेशनल इमरजेंसी, सारा पावर किसके पास चला जाता है? सेंटर के पास चला जाता है। इस केस में स्टेट गवर्नमेंट कैंसल नहीं होती है, लेकिन पावरलेस हो जरूर हो जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस पावर के थ्रू वो बहुत चीज़ों में चेंज ला सकता है, और ये सारे स्टेट पे एक साथ एप्लीकेबल हो सकता है या कुछ पार्ट पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। नेक्स्ट आ जाइए प्रेसिडेंट रूल। अब जैसे हमने देखा ना नेशनल इमरजेंसी के केस में 1 मंथ में अप्रूवल लेना है, यहाँ पे आपके पास 2 मंथ का अप्रूवल है और सिंपल मेजोरिटी भी ले लो, काम चल जाएगा। सेम गोज विथ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये दोनों सेम है ऑलमोस्ट। फिर फर्दर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो 3 ईयर मैक्सिमम प्लस 6 मंथ। ठीक है, अगर वो भी दैट टू, अगर कहा जाए कि वहाँ पे इमरजेंसी लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर के केस में हुआ था, जब 3 साल के ऊपर प्रेसिडेंट रूल लग गया था, तो देयर वाज असम्पशन कि प्रेसिडेंट रूल कैसे लगेगा। तो वहाँ पे बात आई कि ECI ने सर्टिफिकाई किया कि यहाँ पे अभी हम नहीं करा सकते हैं, इसमें प्रेसिडेंट रूल में रहने दीजिए, देयर इज़ सम इमरजेंसी इन दिस सम पार्ट, एंड ECI सर्टिफिकेशन उसके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसको कौन रिवोक कर सकता है? प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन, कोई पार्लियामेंट्री का रोल नहीं है।
और इवन एससी और एससी अगर देखें कि ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है ये मतलब वो मैलाफाइड है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी घोषित कर सकता है। इफेक्ट क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास सारा पावर आ जाता है। वहाँ का जो इम्पैक्ट है, स्टेट के जो आइडियाज़ हैं, स्टेट को जो पावर मिली है उसको लेके जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट्स हैं उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब स्टेट यहाँ पे पावरफुल नहीं होता है, ठीक है। और पार्लियामेंट स्टेट पे नियम बना सकता है। तीसरी जो इमरजेंसी है दैट इज़ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके लिए अगर आपने एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो वो कंटिन्यू चलता है, ऐसा नहीं होता है कि वो रोक दिया जाएगा 3 मंथ या 2 मंथ या उसके लिए, वो कंटिन्यू चलेगा। कोविड के टाइम पे जब हमारे इतनी बड़ी क्राइसिस आई थी तो हमें लगा था कि हम कैसे इसको झेलेंगे, हो सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए। रिवोक करने के लिए प्रेसिडेंट इस काफ़ी कि वो रिवोक कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर सारे फाइनेंस के कंट्रोल को ले लेता है, मनी बिल रिजर्व किए जाते हैं, सैलरीज एससी जजेस तक की कम हो जाती है, ठीक है। और सारे फाइनेंशियल में जो भी चीज़ें होंगी उसमें डायरेक्शन कौन दे सकता है, सेंटर दे सकता है। अब नेशनल इमरजेंसी जब लगती है ना तो नेशनल इमरजेंसी के 2 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, दैट इज़ 358 एंड 359। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी और 358 आएगा, आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 19 मतलब क्या, आपको बोलने की आज़ादी जो है वो अपने आप, स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसके लिए उनको कोई नोटिस नहीं निकालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये तभी लागू होगा जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगाई हुई हो, ना कि आर्म्ड रिबेलियन पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूरे टाइम तक, इंटायर इमरजेंसी पीरियड तक ये रहेगा। ये तुरंत रिवाइव हो जाएगा जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म होगी, ठीक है। यहाँ पे स्टेट के पास पावर है कि वो आर्टिकल 19 के खिलाफ कुछ नियम बना सकता है। तो इतना बेसिक फैक्ट आपको बिल्कुल आर्टिकल 358 को लेके याद रखना चाहिए। आई विल सजेस्ट यू टू रीड लक्ष्मीकांत इमरजेंसी चैप्टर, नाउ यू विल नो अंडरस्टैंड व्हाट इज 358। लेकिन अगर आपको कुछ और राइट सस्पेंड करने हैं जो 19 नहीं है उसके अलावा, एक्सेप्ट 2021, ये तो ख़त्म होगा ही नहीं, तो उसके लिए अगर आपको 359 के अंदर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालना पड़ेगा कि नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, हम आपके फंडामेंटल राइट्स के फर्दर ये कुछ ये राइट्स हैं जिनको हम कैंसिल कर रहे हैं, तो वो कहाँ से आएगा, आर्टिकल 359 से आएगा, ठीक है। ये दोनों केसेस में लगता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों केस में लग सकता है, ये पूरे पार्ट में भी लग सकता है और इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल ज़रूरी है, ठीक है। ये सेम चीज़ जितने देर के लिए पार्लियामेंट, वो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलेगा कि इस विगत इस समय से लेके इस समय तक के लिए आपका ख़त्म होता है तो ख़त्म हो जाएगा। ये इमरजेंसी से शॉर्टर भी हो सकता है, लेकिन राइट थियोरेटिकली रिमेन होते हैं, बस आप कोर्ट नहीं जा सकते हो कि आप यहाँ पे कोर्ट पहुँच गए। तो आप एक चीज़ समझ गए कि ये सस्पेंड नहीं कर सकता है 2021, तो ये किसी सूरत में ख़त्म नहीं कर सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों को लेके आपके जो राइट्स हैं कोर्ट जाने के, इन्फोर्समेंट को लेके, उसको वो सस्पेंड कर सकता है। अब इंदिरा गांधी जब थी ना तो इंदिरा गांधी ने 2 इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स किए थे, और वो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट इंदिरा गांधी ने किए थे, दैट वाज 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, ये प्रीलिम का पार्ट नहीं होता है, बट कुछ इसमें चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो बिल्कुल प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर को स्ट्रेंथन किया था। इसने ही आज जो हमारे प्रिएम्बल में वर्ड्स हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, उसको इंट्रोड्यूस किया था। इसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस किया था। फिर इसने लिमिट किया था जुडिशियल रिव्यू का पावर को, और इसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में चेंजेस लाए थे। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ज़्यादा पावर दिया दिया था इसने। फिर सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वाले जो वर्ड्स हैं प्रिएम्बल में वो इसके थ्रू आए हैं। इसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया है। इसने जुडिशियल रिव्यू के पावर को लिमिट किया था, अब लिमिट नहीं है, उस समय किया था। और इसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में चेंजेस लाए हैं। बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई ना, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और इसको एक तरह से चीज़ों को देखा, इसने समझा कि कैसे एक एग्जीक्यूटिव विंग अगर खुद में बहुत पावरफुल हो जाए और उससे अकाउंटेबल ना रहे तो कैसे वो काम करता है।
तो इसने बोला कि भाई पहले जो इमरजेंसी आई थी वो इंदिरा गांधी ने खुद से डिसाइड कर दिया था, उन्होंने प्रेसिडेंट को बोल दिया था कि प्रोक्लेमेशन दे दो, लेकिन अब इमरजेंसी के लिए आपको अपने कैबिनेट से रिटन प्रोक्लेमेशन दिलवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके वजह से क्या हुआ, इमरजेंसी इम्पोज करना हार्ड हो गया। अभी हमने ऑलरेडी बात कर रखा था कि 352 में पहले जब इंदिरा गांधी ने लाया था तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के केस पे लाया था, लेकिन इस वर्ड को रिप्लेस करके क्या रख दिया गया है, आर्म्ड रिबेलियन। तो इसने क्या किया, 44th ने 42nd के बहुत सारे केसेस को चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमारा इमरजेंसी का टॉपिक मोस्ट अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक है इंडियाज़ कैबिनेट सेक्रेटरी। और ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि टीवी सोमनाथन ने, नाम याद रखिएगा आप, टीवी सोमनाथन ने सक्सीड किया राजीव गौबा को, एंड ही इज़ नाउ द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। कैबिनेट सेक्रेटरी का पद बहुत ऊंचा पद होता है, हमारे सिविल सर्विसेज के सबसे हेड जो माने जाते हैं, जो सबसे ऊपर वाला पोस्ट होता है वो ये होता है। एंड ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इनकी रैंकिंग 11th आती है, अलोंगसाइड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड जस्ट अबव चीफ ऑफ स्टाफ और इक्विवेलेंट आर्म स्टाफ होल्डिंग द रैंक ऑफ फुल जनरल। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गया, इसमें हमने समझा बहुत ऊंचा पद है ये। और टीवी सोमनाथन नए कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। अब आप एक चीज़ समझो, हमारे जो प्रेसिडेंट है ना, ही इज़ अ नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, but because he is the head of the state, under article what, 77, president will administer the country through either directly or its subordinates। अब उसको करने के लिए दो रूल बनाए गए हैं। पहला रूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, और दूसरा है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। ठीक है, ये जो कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं और ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, ये वही रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्टर करने के लिए। ठीक है, जब आप इस रूल्स को देखोगे ना तो आप देखोगे कि उसने प्राइम मिनिस्टर के पावर को एक्सप्लेन किया है, फाइनेंस मिनिस्टर के पावर को एक्सप्लेन किया है, सेक्रेटरीज के पावर को एक्सप्लेन किया है कि वो क्या करेंगे। ठीक है, तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ये एक्ट एज अ चीफ एडवाइजर टू पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में काम करता है। सबसे पहले एडवाइजर टू द पीएम। दूसरा, सिविल सर्विस बोर्ड का ये एक्स ऑफिशियो हेड होता है, ताकि सारे मिनिस्ट्रीज के विदिन कोऑर्डिनेशन और एक तरह से एडहेरेंस लाया जा सके। ठीक है, चीफ कोऑर्डिनेटर भी कहा जाता है इसको, और एक तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम पे ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम इनकी प्रोफाइल को देखते हैं, समझते हैं ये पूरा काम कैसे करता है। तो हेल्म पे बैठे होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अंदर एक होता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और पीएमओ ऑफिस। यहाँ पे पीएमओ ऑफिस में इनके सारे जो अपने स्टाफ्स हैं वो बिलोंग करते हैं, एंड देन ही उसके अंदर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए नीति आयोग। प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है उसको हेड कौन करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेगा। और फर्दर इसमें वेरियस आपके पास जो भी लोग हैं वो इनको क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। एंड दिस इज द हायरार्की ऑफ अ सेक्रेटरी हु इज पोस्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्रीज। आप सेक्शन ऑफिसर लगते हो, फिर अंडर सेक्रेटरी लगते हो, फिर डिप्टी सेक्रेटरी लगते हो, ज्वाइंट पे जाते हो, एडिशनल जाते हो, स्पेशल होते हो, और फिर उस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बनते हो। एंड देन कम्स कैबिनेट सेक्रेटरी। नाउ यू अंडरस्टैंड द हायरार्की एंड द पावर ऑफ अ कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, अब इनका 3-4 रोल है कैबिनेट सेक्रेटरी का। सबसे पहला कोऑर्डिनेशन रोल बिटवीन मिनिस्ट्री सेक्रेटरीज, डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज एंड स्टेट चीफ सेक्रेटरीज। अगर कमेटी की बात करें तो ये सारे चीफ सेक्रेटरी जो बोर्ड होते हैं, जितने भी कैबिनेट सेक्रेटरीज, जितने भी सेक्रेटरीज हैं, जितने भी सेक्रेटरीज हैं उस लेवल की मीटिंग के हेड होते हैं। ये सिविल सर्विस के हेड होते हैं, और इनका इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ये है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को ऊपर से मॉनिटर करता है। ठीक है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया। इसी कैबिनेट सेक्रेटरी का ऑफिस जहाँ पे है और जो सारा काम करता है दैट इज़ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ये सभी कैबिनेट के मिनिस्टर्स वगैरह को भी असिस्ट करते हैं पॉलिसी मेकिंग वगैरह को। आप ये क्वेश्चन बनाओगे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटेरिएट हो गया। अब आ जाइए कि एक बहुत बड़ा डिबेट शुरू हो गया, दैट टू प्रवासी भारतीय दिवस, जो कहाँ पे है, कहाँ पे बनाया गया इस बार, बनारस में मनाया गया, ओडिशा में। ठीक है, कि क्या हमें डुअल सिटीजनशिप देने के लिए सोचना चाहिए लोगों को, जो हमारे इंडियन डायस्पोरा है उसको क्या हम डुअल सिटीजनशिप दे सकते हैं। तो सिटीजनशिप पहले आपको पता होना चाहिए 5 to 11 आर्टिकल के अंदर आता है सबसे पहला। और अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो सिटीजनशिप के पास जो अभी हमारा क्लॉज है वो है डोमिसाइल, माइग्रेशन, माइग्रेशन जो 2 क्लॉज ऑफ माइग्रेशन, और लास्ट वो इंसान जो इंडियन ओरिजिन का तो है लेकिन बाहर में है, वो कैसे सिटीजनशिप लेगा। तो इसमें वेरियस क्लॉजेज हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सिटीजन वाली शिप वाली चैप्टर को पढ़ो। डोमिसाइल के लिए एक प्रॉपर डेट है कि वो इंसान या तो खुद या उसके पेरेंट्स या वो ऑर्डिनरी एसिडेंट रहा हो 5 ईयर बिफोर द इंडिपेंडेंस, तो उसको डोमिसाइल के थ्रू सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर माइग्रेशन का पहला क्लॉज है, अगर वो इंसान पाकिस्तान चला गया था फिर पाकिस्तान से इंडिया वापस आया है तो उसके लिए एक थ्रेशोल्ड डेट चुना गया है। कोई इंसान अगर पाकिस्तान से इंडिया गया है उसके लिए डेट चुना गया है। और कोई इंसान अगर उसके पास सारी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो इंडिया की नागरिक बन सकता है लेकिन अभी वो फ़िलहाल बाहर के देश में रहता है, उसके लिए क्लॉजेज हैं। तो सिटीजनशिप एक्ट में ये 4 प्रोविज़न है, इसको याद कैसे रख सकते हो, डी मॉम, डोमिसाइल, माइग्रेशन, देन ओवरसीज या पीपल विथ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड, और फिर से माइग्रेशन। उसी तरह से सिटीजनशिप एक्वायर करने के तरीके हैं, दैट इज मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, बी नीडर, बी फॉर बाय बर्थ, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, डी फॉर डिसेंट, आर फॉर रजिस्ट्रेशन। फिर इसके वेरियस प्रोविजन है जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये हो गई सिटीजनशिप पे बात। अब आते हैं हमारा पहला बात जो हम बात कर रहे थे अबाउट क्या हमें जो बाहर में लोग हैं उनको सिटीजनशिप देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये टोटली एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, वो हम बाद में देखेंगे। बट यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है। बाहर में तो 2 तरह के लोग होते हैं। अगर कल को मैं इंडियन सिटीज़न हूँ और जाके मैं अमेरिका में बस जाऊँ तो मैं क्या बनूंगा, मैं बन जाऊंगा NRI, आई एम ए नॉन रेसिडेंट इंडियन। लेकिन अगर मैं अमेरिका जाऊं और मुझे किसी कारण से वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाए तो मैं क्या बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, यही क्रिटिकल डिफरेंस है जो आपको समझ में होना चाहिए कि NRI के पास इंडियन सिटीजनशिप होता है लेकिन ओवरसीज सिटीजन जो होते हैं वो फॉरेन सिटीजन हो जाते हैं, उन्होंने फॉरेन की नागरिकता ले रखी होती है। NRI कैन कास्ट वोट देयर वोट, ऑब्वियसली ये बाहर के हैं तो नहीं कास्ट कर पाएंगे। ये सभी इंडियन पोस्ट के लिए, प्रॉपर्टी ओन करने के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन क्या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ वाले इंडिया कर सकते हैं, नहीं। दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट, दे आर नॉट एलिजिबल टू कंटेस्ट एंड दे आर नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, तीनों। उसी तरह से जैसे NRI एक नॉन एग्रीकल्चर लैंड ले सकता है, एग्रीकल्चर लैंड ले सकता है, एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में आके नहीं ले सकता है। ठीक है, NRI को कोई वीज़ा नहीं लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली वो इंडिया का ही है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म वीज़ा टू स्टे इन इंडिया लग सकता है। ठीक है, NRI विल बी टैक्सड इन इंडिया बट दिस पर्सन विल नॉट बी टैक्सड इन इंडिया। ठीक है, तो आपको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और NRI में समझ में डिफरेंसेस समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम एक और फैक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो एलियंस के पास नहीं है। यूजुअली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना वो थोड़े लिबरल हैं, वो दिए गए हैं एलियंस को। तो 15, 16, 19, 29 एंड 30 दीज आर द फंडामेंटल राइट्स जो एलियंस हैं, एलियंस दैट इज़ द पर्सन हु इज़ ऑफ फ्रॉम अ फॉरेन लैंड, वो इन्जॉय नहीं कर सकते हैं। ये तो फंडामेंटल राइट की बात हुई। और अदर राइट जो इन्जॉय नहीं कर सकते हैं दैट इज़ वोट, दे कैन नॉट कंटेस्ट, दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड। ठीक है, तो ये हो गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में सारा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन सर्विस सेंटर, 15 ईयर ऑफ एम्पावरमेंट। ठीक है, मे वी विल कीप इट एज अ लास्ट टॉपिक एंड देन वी विल गो फॉर पार्ट 3A, जिसमें बाकी के रेस्ट टॉपिक्स हम कवर कर लें क्योंकि फिर ये वीडियो बड़ा हो जाए। तो अब कॉमन सर्विस सेंटर क्या होते हैं इसके बारे में आइडिया समझो। आज का जो इंडिया है वो आज से 15 साल पहले नहीं था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया।
15 साल पहले नहीं था, इसका मतलब ये हुआ कि उस समय का इंडिया जो था वो बेसिक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, बट उसे मिल नहीं रहा था। प्लस ज़्यादा जो पॉपुलेशन वो रह रही थी वो कहाँ रह रही थी, वो रूरल इंडिया में रह रही थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव किया कि भाई छोटी छोटी चीज़ों के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्हें अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, कुछ कराना हो, एक ऐसा सेंटर होना चाहिए गांव में जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो, जहां पे लोग जाएं और वहां पे अपने सारे ये गवर्नमेंट से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने इन्वेसाइज किया एक आइडिया, दैट वाज कॉमन सर्विस सेंटर। बाद में आधार वगैरह इसी की वजह से इतने ज़्यादा प्लॉरिफरेट किए। आइडिया लग गया। ये 2006 में आया था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर। ई गवर्नेंस प्लान, समझ गया कि आपकी चीज़ों को हम रूरल इंडिया में थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे पहुंचाएं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी दी लोगों को कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ये हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आपको जो चीज़ें याद रखनी है कि ये आता किसके अंदर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के अंदर आता है। इसमें आपको आज के टाइम पे सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे आप यहाँ पे जाके पासपोर्ट वगैरह भी करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव सर्विसेज देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको अपनी टेलीमेडिसिन हो गई, एडुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, वो सारा आपको देखने को मिल जाता है। अब ये पीपीपी बेसिस पे काम करता है और 3 टियर स्ट्रक्चर पे काम करता है। एक ऑपरेटर होता है, एक सर्विस डेजिग्नेटेड एजेंसी होती है और एक स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी होती है जो मैनेज करती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन को। ये आपको याद नहीं रखनी है, बस आपको याद रखना है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे काम करता है। ठीक है, तो ये था कॉमन सर्विस सेंटर का आइडिया। इससे ज़्यादा आपसे इससे पूछा नहीं जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और होपफुली उसमें हम सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।